नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने वाला कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। ठंड बढ़ने के साथ ही देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। WHO के मुताबिक दुनिया के 41 से ज्यादा देशों में कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 पांव पसार रहा है। सिंगापुर, इटली में कोहराम मचाने के बाद नए वेरिएंट के मरीज अब हिंदुस्तान में भी बढ़ने लगे हैं। पिछले एक सप्ताह में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत 10 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज मिले हैं। नए वेरिएंट को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों की बैठक की और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लेकिन ये नया वेरिएंट है क्या? नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं? किन लोगों को बचने की सलाह दी जा रही है? और अगर कोरोना का नया वेरिएंट आपके अपनों को हुआ हो तो क्या करना चाहिए? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट आपको न सिर्फ कोरोना के नए लक्षण के बारे में बताएंगे, बल्कि अगर आप पीड़ित हों तो क्या करना चाहिए ये भी आपको हमारे शो में पता चलेगा। तो शुरुआत करते हैं। अपने दर्शकों को सबसे पहले तारुफ कराते हैं अपने जो एक्सपर्ट्स हैं इस वक्त, वो कौन है। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूं डॉक्टर समीर भाटी का, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। इस वक्त हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। वहीं बाकी 2 डॉक्टर और भी जुड़ेंगे, जिनका नाम है डॉक्टर सौरभ मित्तल, जो कि एम्स में प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, मेडिसिन विभाग में है और खासकर रेस्पिरेटरी डिजीज को लेकर वो लगातार काम करते हैं। वहीं डॉक्टर अनिल धाल, जो कि हेड ऑफ कार्डियोलॉजी है जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बहुत स्वागत करती हूँ तमाम अपने एक्सपर्ट्स का। और सबसे पहले मैं रुख करती हूँ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी का, और ये जानने की कोशिश करूंगी कि जो फिलहाल हालात हैं उसमें सबके मन में यही प्रश्न है कि डरने की जरूरत तो नहीं है। डॉक्टर समीर जी बिल्कुल। देखिए, जैसे हम नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं JN.1 की, तो ये दर्शकों को बताना चाहेंगे JN.1 बेसिकली ओमिक्रॉन वेरिएंट की ही एक सब लीनिएजेस है, मतलब उसी के परिवार का ही एक ये वेरिएंट है। ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो देखिए, भारत में लगभग 2 साल हो गए हैं ओमिक्रॉन को आए हुए, और उसके बाद इसकी कुछ छोटी मोटी सर्ज आ रही है। ओमिक्रॉन की वजह से भारत के अंदर 3rd वेव आई थी, और 3rd वेव में हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो वेरिएंट बहुत ज़्यादा फैटल नहीं था। फिलहाल JN.1 की बात करें तो JN.1 भारत के अंदर लास्ट मंथ में पहले डिटेक्ट हुआ था, और फिलहाल अभी अगर देखें तो इसका सर्कुलेशन भारत में भी काफ़ी राज्यों के अंदर हो गया है। इस वेरिएंट के बारे में जितना भी हमारे पास इंटरनेशनल डेटा है, उससे ये पता लगता है कि ये वेरिएंट बहुत अधिक घातक तो नहीं है, मतलब इससे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे सिंगापुर में केसेस काफ़ी बढ़े हैं, US में केसेस बढ़े हैं, पर हॉस्पिटलाइजेशन उतना नहीं देखा गया। पर इस वैक्सीन में ये देखा गया है क्योंकि इसके जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें काफ़ी अधिक म्यूटेशन हुआ, और इसकी वजह से ये संक्रमण थोड़ा ज़्यादा फैला सकता है। और दूसरा, ये हमारी जो वैक्सीन से एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको भी इवेड कर सकता है, और अगर किसी को पहले से कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो उसको री इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल, और इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत भी है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार वेरिएंट में बदलाव आते रहेंगे, और अभी जो है वेरिएंट JN.1 उसमें भी लगातार बदलाव होने के आसार भी हैं, और इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बैठक की और समीक्षा की, उसके बाद ये कहा कि राज्यों में RT-PCR की जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाई जाए, सर्वेलांस को बढ़ाया जाए। तो क्या लोग इतनी संख्या में अब आ रहे हैं कि वो RT-PCR कराएं और आंकड़े क्लियर समझ में आए कि आखिर कितना भारत में ये पांव पसार रहा है? बिल्कुल। देखिए, जैसे WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाला है, तो जब कोई भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है तो उसमें साइंटिफिक कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होना ज़रूरी होता है, और उस केस के अंदर उसकी सर्विलेंस करनी बहुत ज़रूरी होती है कि आगे आने वाले समय में ये वायरस किस तरह से बिहेव करता है। तो इस वजह से अगर हम गवर्नमेंट के स्तर पर देखें तो जैसा जीनोम सिक्वेंसिंग बढ़ गई है, ताकि हम
ये पता लगा सके कि वेरिएंट किस तरह से बढ़ रहा है। बाकी अगर इसमें व्यक्तिगत तौर पे बात करें, इंडिविजुअल लोगों की बात करें, तो देखिए इसमें एक चैलेंज अभी फिलहाल हम जैसा देख रहे हैं, क्योंकि जैसा मौसम में बदलाव आया है, मौसम में बदलाव आने के बाद जो और दूसरी तरह के वायरस हैं, बैक्टीरिया, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि जो फिलहाल अभी हम केसेस देख रहे हैं वो जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, आरएसवी है, उसके हैं, या कोविड का जो नया वेरिएंट आया उसके हैं। और अभी लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट कराने के लिए भी सामने नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह से होम टेस्टिंग किट भी अवेलेबल है तो लोग घर पर ही टेस्ट कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट किस तरह की पॉजिटिविटी रेट है वो हम नहीं बता सकते फिलहाल, पर फिर भी हम दर्शकों को बार बार ये बताना चाहेंगे कि जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, उनको अपनी जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए, ताकि उनका टाइमली डायग्नोस्ड हो सके और उनका जिस तरह से ट्रीटमेंट मैनेजमेंट हो वो ठीक तरीके से हो पाए। बिल्कुल, चूंकि आपने कहा कि बहुत सारी बीमारियां इस वक्त प्रिवेल कर रही हैं, ठंड का मौसम है, तो ये जो कॉकटेल ऑफ डिजीज़ है, यानी कॉकटेल ऑफ वायरस में जिसमें इन्फ्लुएंजा भी हो गया, बाकी और भी कई समस्या है, कोरोना भी है, रेस्पिरेटरी इलनेस भी है, ये जो कॉकटेल ऑफ इलनेस है ये किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, और ऐसे में लोगों को और ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, जैसा अभी हम फिलहाल देख भी रहे हैं कि जैसे सर्दियां आ जाती है और साथ के साथ अगर हम देखें स्मॉग बढ़ जाता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो उस टाइम हमारी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है, क्योंकि कई तरह के वायरस का अटैक हमारी इम्यूनिटी पे होता है। तो इम्यूनिटी वीक होने के बाद हमें जल्दी से हम ससेप्टेबल हो जाते हैं, संक्रमण किसी भी तरह का जल्दी से हमें घेर लेता है। तो यहाँ पर क्योंकि लक्षणों के जरिए हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि हमें नॉर्मल फ्लू हुआ है या फिर अभी जैसे JN.1 या कोविड के जो दूसरे वेरिएंट है उससे हम संक्रमित हुए हैं, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वहाँ पर जांच करा लें। पर नॉर्मल लोग जो हेल्दी इंडिविजुअल है, उनको अगर लक्षण है तो उन्हें ज़रूरी नहीं है, पर हाँ वो लोग ज़रूर जिनको पहले से कोई कोमॉर्बिड है, क्योंकि अभी फ़िलहाल देखें हम जैसे न्यू ईयर आने वाला है, गैदरिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, भीड़ भाड़ वाले इलाके, मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि कोई इस तरह का सुपर स्प्रेडिंग इवेंट ना हो। तो जब भी कोई लक्षण हो तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपनी जांच कराएं, जांच कराने के बाद ही आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके कोई दवा खाएं, सेल्फ मेडिकेशंस ना करें। और जिस तरीके से WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है और लगातार इस पर निगरानी रखने के लिए कहा है, तो जाहिर तौर पर इसमें कोई ना कोई बात चिंता की ज़रूर है, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसीलिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं कि JN.1 किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है, या JN.1 किस तरीके से आने वाले समय में अपना रूप या प्रारूप बदलेगा। डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि बहुत सारे लोगों में ये देखा जा रहा है कि सिम्टम्स कमोबेश एक है। आपने भी जिक्र किया कि चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस हो, चाहे कोरोना का वायरस हो, सबके सिम्टम्स कमोबेश एक है। तो कितने दिनों के बाद ये टेस्ट जो है RT-PCR का कराना ज़रूरी हो जाता है, या फिर वेट करने की ज़रूरत है? हाँ देखिए, लक्षणों की अगर हम बात करें, फिलहाल अगर हम JN.1 की बात करें तो इसके लक्षणों में कोई बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ है। जो पहले से कोविड के लक्षण थे, जिनमें आमतौर पे बुखार का आना और इसके अलावा आपका सोर थ्रोट होना, गला खराब होना, खांसी होना, कफ होना, बॉडी पेन होना, इसके अलावा कुछ कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम भी, जैसे पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो फिलहाल जो नॉर्मल लोग हैं उनको किसी तरह के, जैसे कोई पहले से उनको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तो वो फिर भी अपने लक्षणों को कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ, उनके लिए ये हिदायत है कि वो मास्क पहने ताकि वो और किसी को वो स्प्रेड ना करें। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, या जिनको लिवर किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर है, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो एक बार अपनी जांच ज़रूर करा लें। और देखिए, अभी जैसे गवर्नमेंट भी बात कर रही है, RT-PCR टेस्ट कराना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो RT-PCR में पॉजिटिव सैंपल आते हैं उन्हीं का फर्दर हम जीनोम सिक्वेंसिंग करते हैं और उसके ज़रिए हम जानते हैं कि ये जो वेरिएंट है ये कितना ज़्यादा डोमिनेंट हुआ है। पर यहाँ पर एक चीज़ और मैटर करती है। देखिए, अभी यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट
कितना बढ़ता है या केसेस कितने बढ़ते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि बीमार कितने लोग पड़ते हैं या अगर बीमारी की गंभीरता कितने लोगों को होती है या हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता कितने लोगों को पड़ती है। तो हमें इन्फेक्शन कितना बढ़ रहा है वो ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करता। हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हॉस्पिटलाइजेशन तो कहीं नहीं बढ़ रहा, पर एक चीज़ यहाँ पर यह भी है, अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन होता है, बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित होते हैं, तो कुछ एक कैटेगरी स्पेसिफिक रहती है जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब इन्फेक्शन होना इतनी बड़ी बात नहीं है, मारक क्षमता इसकी किस तरीके की है और हॉस्पिटलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त में। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस वक्त घबराइए नहीं, सिर्फ सतर्कता बरतिए। डॉक्टर साहब, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है इस वक्त कि चूँकि लगातार हम कह रहे हैं कि मौसम ठंडा है और न्यू ईयर भी है, 25 दिसंबर भी है, सब पार्टी मोड में भी हैं, तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने की हिदायत दी गई है। ऐसे में ये भी है कि 5 वेरिएंट है कोविड के जो इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि एक साथ 2 वेरिएंट भी अटैक कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, एक तो हम कोविड के जो बात करें कि 5 वेरिएंट अभी सर्कुलेट हो रहे हैं, पर अभी फिलहाल अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो ज़्यादा जो डोमिनेंट वेरिएंट है एक तो XBB वेरिएंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिरोला, जो कि अभी फिलहाल JN.1 से पहले आया था। JN.1 और पिरोला के अंदर कोई बहुत अधिक बदलाव नहीं है, पर ये जितने भी वेरिएंट सर्कुलेट हो रहे हैं ये सभी ओमिक्रॉन के ही सब लीनिएजेस हैं। तो इन वेरिएंट के बारे में जितनी हम लोगों को जानकारी है ये है कि ये हाँ संक्रामक है पर उतने घातक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अलावा रेस्पिरेटरी जो अन्य हमारे वायरस हैं वो भी सर्कुलेट हो रहे हैं, पर हाँ ये भी होता है कि को इन्फेक्शन हो सकता है। 2 तरह के इन्फेक्शन भी एक साथ हो सकते हैं, पर यहाँ पर भी एक कैटेगरी को खास तौर पे ध्यान रखना जो वनरेबल है। इसके साथ साथ खास तौर पे जो प्रेग्नेंट विमेन हैं उनको भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि देखिए, भारत के अंदर क्योंकि वैक्सीनेशन कवरेज काफ़ी रहा था, तो वैक्सीन की इम्यूनिटी हमारे पास है। इसके अलावा नेचुरल इन्फेक्शन भी 3rd वेव के बाद लोगों को काफ़ी हो गया था, लगभग 90% लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था, तो वो भी एंटीबॉडीज़ हमारे पास है। तो उस तरह से एक तरह की हाइब्रिड इम्यूनिटी हमारे पास है। ये भी सवाल उठता है कि जिस तरीके से आपने वैक्सीन की चर्चा की, तो बहुत लोगों के जहन में बार बार ये सवाल आता है। हालांकि ज़्यादातर लोग अब ये समझ चुके हैं कि ओमिक्रॉन के बाद इम्यूनिटी इन्वेड करना बहुत आसान हो गया, चाहे आपने वैक्सीन ली हो या नहीं ली हो। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इम्यूनिटी को इन्वेड किया किसी भी वेरिएंट ने, तो क्या वैक्सीन लेने की ज़रूरत है या फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ तो लगातार शरीर में बन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ, संक्रमण हुआ, मतलब आपको मामूली से लक्षण हुए, सर्दी खांसी जुकाम, और जैसा हमने बताया है कि इस वेरिएंट से आमतौर पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको रहता है, लंग्स तक ये नहीं जाता है। तो नॉर्मल आपको लक्षण आए और उसके बाद आप थोड़े दिन के अंदर आइसोलेशन में आप ठीक हो गए। वैक्सीन का जैसा हमने बताया कि वैक्सीन का जैसा हमने 3rd वेव में भी देखा कि ओमिक्रॉन के जितने भी लीनिएजेस आए उन सब से हम लोगों को प्रोटेक्शन मिला कि बहुत ज़्यादा किसी को बीमारी की गंभीरता नहीं हुई। और फिलहाल जैसे बाहर भी अगर हम देखें, अगर इंटरनेशनल डेटा भी देखें, तो इसके अंदर भी वैक्सीन की काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन लोगों को मिला। और जैसा अभी हमने बात की कि क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन भी रहा था, 1st वेव में भी, 2nd वेव में लगभग 80% लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन मिला था, और 3rd वेव में तो 90% तक लोग जो है वो नेचुरली इन्फेक्टेड हुए थे। तो मैं समझता हूँ अभी किसी तरह का एडिशनल कोई बूस्टर डोज लेने की अभी तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर बाद में आगे कोई अपडेटेड वैक्सीन आती है और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है, उसके बाद जिस भी तरह के दिशा निर्देश आते हैं तो फिर फर्दर अपडेटेड बूस्टर लिया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बारीकी से समझा रहे हैं और इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोरोना का खतरा जो है वो बढ़ा इस लिहाज से रहा है क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन पैनिक होने की कोई सिचुएशन इस वक्त नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसे में डॉक्टर सौरभ मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ये चर्चा हो रही है उसमें कई सवाल उठकर सामने आते हैं और आपसे मैं ये समझना चाहूँगी, क्योंकि आप एम्स में प्रोफेसर हैं और ख़ास करके पल्मोनरी डिपार्टमेंट में हैं,
चूंकि मौसम ठंडा है और रेस्पिरेशन से रिलेटेड कई शिकायतें जो हैं वो मरीज लेकर पहुंच रहे होंगे, ऐसे में कैसे समझा जाए कि वो व्यक्ति कोविड से पीड़ित है या फिर किसी और बीमारी से? नमस्कार। तो इस समय काफी इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे इन्फ्लुएंजा और कोविड, ये दो बीमारियां फैल रही हैं। कोविड के केसेस अभी तक तो बहुत ज्यादा नहीं आए हैं, पर कोविड भी फैल रहा है। अब कैसे है कि लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। अब जैसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, थ्रोट पेन, जुकाम, पर जो से कोविड है उसमें बहुत बदन तोड़ बुखार होता है जैसे पहले होता था, पर इस समय उसके लक्षण उतने ज्यादा नहीं है। हालांकि ऐसा कहना चाहिए कि ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है कि हम ये पता कर पाए कि मरीज को इन्फ्लुएंजा है या कोविड है सिर्फ लक्षणों के आधार पर। इसीलिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है कि हम इन्फ्लुएंजा और कोविड के लिए टेस्ट करें, उनमें से जो भी बीमारी पॉजिटिव आए उसके हिसाब से इलाज चालू करें। इन्फ्लुएंजा के लिए तो जैसे हमारे पास दवाई अवेलेबल है प्रॉपर, कि हम अगर किसी को इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव आता है तो हम उसको ओसेल्टम में भी दवाई दे सकते हैं। हालांकि कोविड के बारे में जैसे कि हमने पिछले 3-4 साल में देखा है कि दवाइयां बहुत ज्यादा कारगर नहीं है और सपोर्टिव केयर ही ज्यादा यूजफुल होता है। पर सिर्फ लक्षणों के आधार पर बहुत मुश्किल होता है कह पाना कि इस मरीज को सिर्फ कोविड है, इसको कुछ और नहीं है। बिल्कुल। और तो इस महीने में टेस्टिंग बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो हॉस्पिटल्स में इमरजेंसीज में टेस्टिंग जो है वो अच्छे से एम्प्लॉय होनी चाहिए कि भाई जिस मरीज को ऐसे लक्षण आ रहे हैं उनका कोविड का टेस्ट करें, तभी हम सर्विलांस भी कर पाएंगे। और हम जो अगर फैल रही है बीमारी तो बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर धाल, आपका भी स्वागत है। और लगातार हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मौसम में हार्ट के पेशेंट की संख्या भी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि कोरोना को कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना गया है हार्ट अटैक को लेकर के। तो ऐसे में हार्ट के पेशेंट को किस तरीके से ख्याल रखने की जरूरत है, और खास करके नया वेरिएंट जिस तरीके से प्रिवेल कर रहा है इस वक्त भारत में, तो कैसे इससे सतर्क रहे कार्डियक पेशेंट? तो नमस्कार। सबसे पहले मैं कहूंगा डोंट पैनिक।